हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। एक बार फटाफट सभी लोग जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। एक बार सभी लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे क्या मेरी आवाज आप लोग को आ रही है। एम आई ऑडिबल, कंप्लीटली विजिबल और नॉट? जल्दी से बताओ एवरीबडी। सो सी 24th को आपका एग्जाम है ऑफ इंग्लिश, राइट? तो एक बार सभी बच्चे ना सेशन को शो कर देंगे सो दैट ऑल द स्टूडेंट कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन ऑफ आवर्स। सभी बच्चे आकर के सेशन को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, राइट? तो एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। तो आप अगर प्रेपरेशन कर रहे हो क्लास 12 की और अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस में कुछ इशू आ रहा है, सो आज की इस वीडियो में मैं आपका कंप्लीट पोएटिक डिवाइसेस आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाली हूँ, राइट? तो जल्दी से बताइए, एवरीबॉडी इज रेडी? मैम टोन कैसे पता चलेगा? वो मैं पढ़ा दूंगी आप लोगों को। बेटा अभी आप लोग जरा एक बार जल्दी जल्दी फटाफट ना सेशन में कनेक्ट हो जाओ एवरीबॉडी, जो कि आप लोग का एग्जाम भी होगा, राइट? आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एग्जाम होगा, है ना? तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं और वो पोएटिक डिवाइसेस कवर करने वाले हैं जो कि आपकी फ्लेमिंगो की बुक में पूछा गया है, राइट? एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए किन किन का पेपर है 24th को। 24th को किस किस का पेपर है जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ। 24th को किस किस का पेपर है कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। 24th को किस किस का पेपर है जल्दी से बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आज शाम में, आप लोग को अड्डा साइंस के चैनल पर मिल जाएंगे, राइट? नाउ लुक एट दिस। आपकी माय मदर एट 66 पोएम है, कीपिंग क्वाइट पोएम है, राइट? एंड जेनिफर्स टाइगर है, थिंग ऑफ ब्यूटी है और आपका रोड साइड स्टैंड है। ये वो 5 पोएम है जो आपके एग्जाम्स में आने वाली है और इनके पोएटिक डिवाइस को हम एक एक करके देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे माय मदर एट 66 के, जिसको लिखा है कमला दास जी ने, राइट? अब इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि यूज हुए हैं एट सर्टेन प्लेसेस। तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं ये बात करते हैं उनकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिली इज वन ऑफ द वर्ड जो मोस्ट फ्रीक्वेंट फिगर ऑफ स्पीच है, जो आपकी इस्तेमाल होती ही होती है, राइट? सिमिली क्या होता है? यहाँ पर देखो ध्यान से, सिमिली को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है सिमिली को अगर आप समझना चाहते हो तो। SIMILE, दिस इज द एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड सिमिली, SIMILE, राइट? सो जब आप दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कंपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ एज, लाइक एंड सो, ठीक है? जब आप दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कंपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ एज, लाइक और सो, तो वो आपका क्या कहलाता है? सिमिली कहलाता है। और वहीं अगर आप बोलोगे मेटाफर, सो मेटाफर एंड सिमिली काफी हद तक सिमिलर होते हैं। यहाँ पर आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हो लेकिन यहाँ पर आप एज, लाइक और सो जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, फाइन? इन शब्दों से आप कंपेयर नहीं करते हो, है ना? जैसे मैंने कहा दिस मार्कर इज ब्लैक एज माय हेयर, है ना? मैंने इस मार्कर को कंपेयर कर दिया, मैंने कहा ये जो मार्कर है ना ये मेरे बालों की तरह ब्लैक है, वैसे मेरे बाल ब्लैक नहीं है। दिस मार्कर इज एज ब्लैक एज माय हेयर, राइट? अगर मैं ये लिख देती हूँ, समझ में आ रहा है ना? अगर मैं ये लिख देती हूँ, सो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है? इस मार्कर को कंपेयर किया जा रहा है किससे? बालों से। और कंपैरिजन के लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम? एज। सो ये हो गई क्या? ये हो गई आपकी सिमिली। अगर मैंने बोल दिया द मैन इज अ लायन, है ना? तो हम यहाँ पे एक आदमी को लायन के जैसा नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम बता रहे हैं कि ये आदमी जो है वो क्या है? वो एक शेर है, एक लायन है। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों का, तो ये क्या हो गई आपकी? मेटाफर। सो आपका जो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आया है दिस इज सिमिली, जहां पर जो मदर है, पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है कमला दास की मदर के लिए कि उनकी मम्मी लेट विंटर मून के जैसी दिखाई दे रही है, उनकी मम्मी एक डेड बॉडी की जैसे दिखाई दे रही है। सो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट यूज किए गए हैं, फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये जो स्टेटमेंट है उनके फेस को कंपेयर किया जा रहा है डेड बॉडी से, लाइक का यूज किया गया है, दिस इज व्हाट? दिस इज सिमिली। फिर उनको कंपेयर किया जा रहा है एज लेट विंटर मून, सो कमला दास की मदर को कंपेयर कर रहे हैं विद लेट विंटर मून और यहाँ पर हम एज वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा? ये भी सिमिली हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट वाली क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हो गई? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो। फर्स्ट इज क्लियर? फर्स्ट इज क्लियर और नॉट? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फर्स्ट क्लियर हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को इवनिंग में मिल जाएंगे अड्डा साइंस के चैनल पर, ठीक है? इसको शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आपके यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। दूसरा देखिए मेटाफर, मेटाफर में आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो, है ना? और यहाँ पर आपका जो मेटाफर है वो इसमें दिखाया गया है द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग को किससे कंपेयर किया गया है?
यंग एज से, राइट। सो बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, बच्चे हैं खिलखिलाते हुए बाहर निकल करके आ रहे हैं, तो उन बच्चों का कंपैरिजन यंग एज से किया गया है, एंड बिकॉज दे आर कंपेयर्ड विद यंग एज, तो डायरेक्टली हम बोल रहे हैं मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं यंग एज से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेटाफर हो जाएगा। फाइन, सो आई होप ये दोनों क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए दिस मच पैल्पेबल, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन को देख लो एक बार फटाफट। पर्सोनिफिकेशन इज वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच जिसमें आपकी नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी करती है। नॉन लिविंग थिंग किसकी एक्टिविटी करती है? लिविंग थिंग की एक्टिविटी करती है। या फिर नॉन ह्यूमन बीइंग किसकी एक्टिविटी कर रहा होता है? ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी कर रहा होता है। फाइन, नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रही होती है, और नॉन ह्यूमन बीइंग किसकी एक्टिविटी कर रहा होता है? ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी कर रहा होता है। सो अगर मान लो मैंने कहा ये पेन है ना, या छोड़ो सब छोड़ो वाला गाना आप लोगों ने सुना है ना, मेरा दिल ये पुकारे आजा, सुना है ना? तो माय हार्ट इज कॉलिंग कम ऑन, है ना, तो अगर मैं ये बोलूं माय हार्ट इज कॉलिंग कम ऑन, राइट, अगर मैं ये बोल दूं मेरा दिल ये पुकारे आजा, है ना, सो ये जो आपका दिल है ना, ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है, और ये नॉन लिविंग थिंग आपको बुला रहा है। हाउ कैन योर हार्ट कॉल यू? आपका दिल आपको कैसे बुला सकता है? लेकिन यहाँ पर बुला रहे हैं ना, तो ये नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रहा है। बुलाना काम किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का होता है। सो क्योंकि आपका दिल आपको पुकार रहा है आजा 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 करके, राइट, सो नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करेगी तो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। सो वी कैन सिंपली से दैट जब नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करी है, नॉन ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी करेगा तो इट्स पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन में क्या दिखाया गया है? देखिए, ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है चलना, वॉक करना, है ना, और ट्रीज क्या है? नॉन ह्यूमन बीइंग है, इंसान तो नहीं है, और स्प्रिंटिंग का मतलब होता है चलना, वॉक करना, तो ये ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जहां पे नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करे, नॉन ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी करे, सिंपली वहां पर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर थर्ड फिगर ऑफ स्पीच आपकी जो पोएम में यूज हुई है ट्री स्प्रिंटिंग में, वो आपकी पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया? कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया बेटू सभी लोगों को? सेक्शन को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, Anaphora is nothing else but just like Tony Kakkar's गाने, Anaphora is somehow related to the repetition also, है ना। अब टोनी कक्कड़ गाने कैसे गाता है? धीमे 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 ना, शोना मेरी शोना शोना ओ शोना हो, गाता है ना। सो ये जो गाने हैं आपके एनाफोरा में, आपका रेपिटेशन ही देखने के लिए मिलता है, उसी को आप लोग बोलते हो एनाफोरा। तो एनाफोरा एंड रेपिटेशन आर भाई भाई, एनाफोरा एंड रेपिटेशन आर भाई भाई, ठीक है। एनाफोरा में आपका जो रेपिटेशन होगा वो अलग अलग सेंटेंसेस या फ्रेजेस में दिखाई देगा, मतलब एक वर्ड आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा होगा। रेपिटेशन में सेंटेंस एक ही होगा और वर्ड्स अनेक होंगे, एक ही सेंटेंस में एक ही लाइन कई सारे वर्ड्स को रिपीट कर रही होगी। फाइन, तो जैसे मैंने क्या बोला आप लोगों को, वो एक गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, जाने तू या जाने ना, ठीक है, सुना है ना। तो जाने तू या लगा दिया आपने, फिर लिखा जाने ना, यू नो और यू डोंट नो ऐसे करके लिखा है ना। या फिर मैंने लिख दिया धीमे 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 धीमे, सो धीमे 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 और धीमे, एक ही लाइन में बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है। सो ये वाला रेपिटेशन हो गया आपका और ये वाला एनाफोरा हो गया। हालांकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको जब वो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सो रेपिटेशन और एनाफोरा एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है यूज हुई है, जो पोएट है वो लास्ट में क्या करेंगे? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो स्माइल 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 करिए, तो उसमें आप रेपिटेशन भी बोल सकते हो और इसमें एनाफोरा भी यूज हो रहा है, ये भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों में पूछ लिया जाए ज्यादा प्रोमिनेंट कौन है, सिमिली और सॉरी एनाफोरा और रेपिटेशन में ज्यादा प्रोमिनेंट कौन है, क्योंकि ये वर्ड्स आपके कंजंक्शन से कनेक्टेड है, इसलिए आप इसमें एनाफोरा मोस्ट प्रोमिनेंट मानोगे। समझ में आ गया?
बताइए, ठीक है, क्लियर? चलो, सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लास्ट वाली फिगर ऑफ स्पीच पे बढ़ेंगे एलिट्रेशन के ऊपर, लेकिन फटाफट पहले मुझे ये बता दिए यहां तक क्लियर हो गया? मर्सी शर्मा, अभी अभी सब बता रही हूँ बेटा, टेंशन मत लो। हाँ सेम लाइन में है बेटा, लेकिन सेम लाइन में ये अपने फ्रेजेस को तो बदल रहा है ना। आपको पता है कोई भी कनेक्टिंग वर्ड लगता है तो वो फ्रेज को बदल देता है, कोई भी कनेक्टिंग वर्ड लगता है ना तो वो सेंटेंसेस को डिवाइड कर देता है। सो कनेक्टर्स जहां पे भी आते हैं वो सेंटेंस को, वर्ड्स को तोड़ रहे होते हैं, और जहां पे भी आपको डिवीजन दिखाई देना तो वहां पे एनाफोरा प्रोमिनेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? ना बहुत इजी होगा ना बहुत टफ होगा बेटा, मॉडरेट होगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे एनाफोरा के बाद एलिट्रेशन पे। एलिट्रेशन में आपको कुछ नहीं याद रखना, बस एक वो टंग ट्विस्टर याद रखना है, जस्ट लाइक पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, है ना? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई, या फिर पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। सो आर यू लुकिंग एट द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स in the starting of are you looking at this repetition of the letters in the starting of the word? So जब भी जैसे पके पेड़ वाला मैंने बोला तो प प प का रिपीटेशन चल रहा है, फिर उसके बाद मैंने चंदू के चाचा बोला तो च च च च का रिपीटेशन चल रहा है। सो आपको पता है आपके पास 26 लेटर्स हैं, उस 26 में से आपके 5 वोवल होते हैं, 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, और जब आपको ये कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होता हुआ दिखाई दे, और कहाँ रिपीट होता हुआ दिखाई दे? वर्ड्स के स्टार्ट में, है ना? वर्ड के स्टार्ट में। सो जब आपको वर्ड्स के स्टार्ट में लेटर्स का रेपिटेशन दिखाई देता है कॉन्सोनेंट लेटर का, तो वो आपका क्या कहलाता है? एलिट्रेशन। तो देखो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा, जैसे माय मदर में एम एम का रेपिटेशन दिखाई दे रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर है, वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है। दैट थॉट में टी का रेपिटेशन दिखाई दे रहा है, वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है ना? सेड और सी, आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, तो एस एस एस, एस लेटर वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है ना, सो दिस इज एलिट्रेशन। बोलो क्लियर हो गया यहां तक सभी लोगों को? दिस मच पैल्पेबल टू एवरीबॉडी? पेपर इजी होगा बेटा, डोंट वरी। जल्दी से बताइए फटाफट, इतना क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए इतना क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को? नाइस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, अब यहां तक तो क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए अब हम कीपिंग क्वाइट पे आते हैं। कीपिंग क्वाइट इज अ पोएम व्हिच इज रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। इसमें भी बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हुई हैं। एलिट्रेशन यूज हुआ है, ये तो आपको पता चल गया, है ना? एलिट्रेशन तो आपको समझ में आ गया है ना? रेपिटेशन भी आपको समझ में आ गया है क्या होता है, इसको भी हम दोबारा पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे सिंबोलिज्म पढ़ना है, एंटीथेसिस पढ़ना है, पर्सोनिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, मेटाफर हमने पढ़ लिया है, एंजाबमेंट हमको पढ़ना है। सो सिंबोलिज्म, एंटीथेसिस और एंजाबमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये एलिट्रेशन के एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, है ना? देख ले, चलो कह रहा है वी विल काउंट, तो डब्ल्यू डब्ल्यू इज रिपीटिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स। देखो डब्ल्यू लेटर है और वर्ड्स में रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अलग अलग वर्ड है लेकिन लेटर सेम है। सडन स्ट्रेंजेस, दो अलग अलग वर्ड्स है, स्ट्रेंजनेस और सडन, दोनों में एस लेटर रिपीट हो रहा है इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, तो एस एस रिपीट हो रहा है ना इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। स्टॉप और सेकेंड दो अलग अलग वर्ड है। हिज हर्ट हैंड्स, तो हिज हर्ट और हैंड्स तीनों अलग अलग वर्ड है, और यहाँ पे एच लेटर रिपीट हो रहा है। क्लीन क्लॉथ्स, यहाँ पर क्लीन और क्लॉथ्स दोनों ही आपके अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन सी लेटर रिपीट हो रहा है। सो ये सब क्या हो गया आपके? एलिट्रेशन। क्लियर? अब रेपिटेशन में देखो, विदाउट रश विदाउट इंजन्स, मोस्ट प्रोमिनेंट इसको बोलना चाहो तो आप इसको एनाफोरा भी बोल सकते हो। एनाफोरा और रेपिटेशन दोनों यूज हो रहा है, वर्ड रिपीट हो रहा है ना, विदाउट विदाउट, ठीक है? या तो रेपिटेशन या तो एनाफोरा, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट एनाफोरा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेपरेट कर दिया इन्होंने, कनेक्टर लगा दिया ना, कॉमा इज अ कनेक्टर, तो रेपिटेशन से ज्यादा बेटर एनाफोरा हो सकता है, लेकिन रेपिटेशन भी है। फाइन, चलिए पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करती है, नॉन ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी करता है। तो देखो यहाँ पर अर्थ क्या कर रही है? पढ़ा रही है। टीच कौन करता है? पढ़ाता कौन है? पढ़ाता तो इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग।
तो अर्थ एक नॉन लिविंग थिंग है और वो पढ़ा रही है, तो नॉन लिविंग थिंग का काम करता है, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। डन। मेटाफर में आपका कंपैरिजन हो रहा होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। तो यहां पर आपका जो डायरेक्ट कंपैरिजन इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए किया गया है, इसके लिए, शेड के लिए। एक शेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया आपकी पोएम में, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन। ये देखिए, इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, तो शेड किस चीज का सिंबल है, प्रोटेक्शन का सिंबल है, जहां पर लड़ाइयां नहीं हो रही है। फाइन, चाहे तो आप इसको भी बोल सकते हैं क्लीन क्लॉथ्स, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ मेटाफर व्हिच हैज बीन क्रिएटेड, जो पीस, शांति और अमन का सिंबल है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आता है आपका सिंबोलिज्म, एंटीथेसिस और सेवेंथ एंजाबमेंट। इनको हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी पोएम में कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी को सिंबलाइज कर रहा होता है, ठीक है ना, किसी का सिंबल होता है, सो वो आपका सिंबोलिज्म कहलाता है, राइट। जैसे अगर मैंने किसी को ऐसे करके एक हार्ट बना करके दे दिया रेड कलर का, सो दिस हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव, ठीक है, दिस हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव। अगर मैंने किसी को ऐसे थम्स अप दे दिया, तो ये थम्स अप सिंबल किसका होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर मैंने किसी को बोला फैंटास्टिक, सो ये सिंबल किसका है, अच्छा, अपलॉड करने का। सो ऐसे अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ऐसे ही पोएम में भी अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं जो कि किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। दूसरा, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इज रिलेटेड टू ऑक्सीमोरॉन। एंटीथेसिस का रिलेशन किससे होता है, ऑक्सीमोरॉन से होता है। ऑक्सीमोरॉन को आप इस तरीके से कंसीडर करो, दिस इज फादर, और अगर आपको एंटीथेसिस को कंसीडर करना है तो उसको आप कंसीडर करोगे सन। सो इफ फादर इज नंबरी, सन इज डबल नंबरी। ऑक्सीमोरॉन में दो ऑपोजिट वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया स्वीट पेन, फॉल्सली ट्रू, तो आप देख रहे हो दो ऑपोजिट शब्द एक साथ यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एंटीथेसिस की बात करते हो तो ये दो वर्ड्स इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन वो सेंटेंसेस या फ्रेजेस में इस्तेमाल करेगा। जैसे मैंने बोला विजडम इज स्वीट बट ट्रूथ इज पेन। विजडम मीठा है, लेकिन जो ट्रूथ होती है, सच्चाई होती है, वो दर्द देती है। सो मैंने देखो अगेन स्वीट वर्ड का भी इस्तेमाल किया और पेन वर्ड का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं इनको सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जहां पे मैं सेंटेंसेस के साथ इसको इस्तेमाल करूंगी वो क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस। डन, समझ में आ गया है ना। अब लास्ट क्या बचता है आपका, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट बहुत खूबसूरत सी चीज है, आप इसको ऐसे समझो, व्हाट इज इंजैबमेंट। सपोज मैंने यहाँ पर इंजैबमेंट का इस्तेमाल किया। अब इंजैबमेंट क्या होता है, मान लो मैंने एक पोएम लिखी, 4 लाइन की पोएम, ऐसे 4 लाइन की पोएम लिखी। अब मैंने यहां से पोएम शुरू करी, मैं लिख रही हूँ पोएम, और यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया, और मैंने अपनी पोएम को यहाँ पर खत्म किया फुल स्टॉप लगा करके। तो देखो एक लाइन कंटिन्यू हुई और वो दूसरी लाइन तक कंटिन्यू गई और बीच में स्टॉप हो गई। सो जब एक लाइन, किसी भी पैराग्राफ की एक लाइन कंटिन्यू होती है और उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता, वो 2 लाइन 3 लाइन या एक लाइन और आगे कंटिन्यू कर जाती है, फिर फुल स्टॉप लगता है। सो यहाँ पर आपका कहलाता है इंजैबमेंट, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ्स मिल जाते हैं। फाइन, अब मुझे जल्दी से बताइए, इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखा दूं। यहाँ पर मैं मेटाफर में बेटा आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो। जैसे मैंने बोला आप लोग मेरे लिए एंजल्स के जैसे हो, तो मैं क्या बोलूंगी, यू पीपल आर एंजल्स फॉर मी, है ना, ऐसे बोल सकती हूँ ना मैं, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, यू पीपल आर लाइक एंजल्स टू मी। तो जब मैंने लाइक लगाया तो सिमिली हो गया, और जब मैंने बोला तुम लोग फरिश्ते हो मेरे लिए, तो सीधा मैंने कंपैरिजन कर दिया आपका फरिश्तों से, बिना एज और लाइक के, तो उस जगह पे मेटाफर हो गया। जब मैंने बोला आप लोग मेरे लिए फरिश्ते के जैसे हो, तो जैसे लगा दिया, तो वो क्या हो गया, सिमिली। फाइन, चलिए तो एक बार देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स को फटाफट। यहाँ पे देखिए, सिंबोलिज्म में सिंबल कौन कौन सा यूज किया जा रहा है। देखो, जब ये बोला गया वॉर विद गैस या वॉर विद फायर या वॉर विद ग्रीनरी, तो ग्रीन वॉर्स सिंबल है डिफोरेस्टेशन का, वॉर विद गैस रिप्रेजेंटेशन है पोल्यूशन का, और जो वॉर विद फायर है वो रिप्रेजेंटेशन है युद्ध का, वॉर का।
है ना, जो युद्ध होते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं उनका। और क्लीन क्लॉथ्स आपका सिंबल किसका है, एक पॉजिटिविटी का, पीस का, है ना, सो पर्सपेक्टिव का। सो ये सब सिंबल्स यूज हुए, इनको एज अ सिंबल यूज किया गया। फिर आप देखो एंटीथेसिस कहाँ पे यूज हुआ है, काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो दो ऑपोजिट वर्ड यूज हुए, एक तो काउंट करना, गिनना, इस जिसमें आप मूवमेंट कर रहे हो, और स्टिल में आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, रुके हुए हो, तो ये ऑपोजिट हो गए, लेकिन फ्रेजेस में यूज हो रहे हैं, तो एंटीथेसिस। एंजाम्पमेंट क्या है, देखो, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन और स्टैंजा विदाउट पंक्चुएशन मार्क। जैसे नाउ वी विल काउंट अप टू 12, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, दूसरी लाइन शुरू कर दी, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और यहाँ पर लगा रहे फुल स्टॉप। सो दिस इज एंजाम्पमेंट। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट, अब देखो आगे कंटिन्यू करते हुए ले गए, स्पीक इन द वे इन एनी लैंग्वेज, फिर यहाँ पे कॉमा लगा रहे, तो ये देखो ये लाइन कंटिन्यू हुई ना, सो दिस इज एंजाम्पमेंट। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, सो ये भी क्या हो गया, एंजाम्पमेंट। सो जब आपका सेंटेंस कंटिन्यू करता रहता है फॉर लॉन्ग, दिस इज नोन एज एंजाम्पमेंट। बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो सभी लोगों को तो आगे बढ़े, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो। क्लास है क्या, बताइए समझ आ गया, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखेंगे। अगला आपकी जो पोम है वो कौन सी पोम है, एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई पोम, दैट इज एंड जेनिफर टाइगर। इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है, देखिए एनाफोरा, मेटाफोर, एलिट्रेशन, सिनेक्डोक हमने नहीं पढ़ा है, पन यहाँ पर यूज हुआ है, पन एक क्रिटिक की तरह यूज हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेंगे, वैसे ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा नहीं जाएगा। बाकी एलिट्रेशन मतलब प्रोमिनेंट आपके एनाफोरा, मेटाफोर और एलिट्रेशन ही है, ठीक है। तो एनाफोरा में आपको पता है रेपिटेशन आपका देखने के लिए मिलता है, तो देखो यहाँ पर लिखे हुए वर्ड्स, दे डू नॉट, दे पेस इन, सो दे वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है दो अलग अलग सेंटेंस में, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनाफोरा। मेटाफोर में टोपास वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए, टाइगर्स के लिए। सो टाइगर को येलो कलर का बताया गया टोपास के जैसा, सो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है ना, तो वो क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। एलिट्रेशन आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, फिंगर्स फ्लटरिंग, एफ लेटर रिपीट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, फाइन। यहाँ पे आ जाओ, प्रेंसिंग प्राउड में पी लेटर का रिपीटेशन हो रहा है जो कि आपका एलिट्रेशन है। अब बचा क्या आपका सिनेक्डोक, और दूसरा बच गया आपका पन। सिनेक्डोक आप अगर किसी भी पर्सन को किसी और नाम से बुलाते हो, है ना, जैसे यहाँ पर आंट जेनिफर का नाम आंट जेनिफर है, और आप उनको उनके नाम से नहीं बुला रहे हो, बल्कि उनको किस नाम से बुला रहे हो, टेरिफाइड हैंड से बुला रहे हो, डरे हुए हाथ। सो ये डरे हुए हाथ किसके लिए सिंबल कर रहे हैं, किसको डिफाइन कर रहे हैं, आंट जेनिफर को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। जैसे एक लड़की है जो बहुत शर्माती है, उसका नाम है शैली, तो शैली को आप शैली नाम से नहीं बुला रहे हो, बल्कि उसको बोल रहे हो शाय बेबी, शाय बेबी, शाय बेबी, तो आपने उसका नाम रख दिया शाय बेबी। तो शाय बेबी का रेफरेंस यहाँ पर किससे है, शैली से। ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो हमने किसी का नाम रख दिया हिटलर दीदी, और हिटलर दीदी उनका नाम क्यों रखा, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले को एकदम जगा करके रखती है और उनका सिक्का चलता है, सो उनका नाम हिटलर दीदी रख दिया। तो जिस नाम को आपने रेफर किया है उनके नाम से, दैट इज नोन एज सिनेक्डोक, क्लियर। सो मैं यहाँ पे लिख दूं, सिनेक्डोक इज अ नेम, सिनेक्डोक इज अ नेम, ये जो वर्ड है सिनेक्डोक आपका नाम है, ठीक है, सिनेक्डोक इज अ नेम, सिनेक्डोक आपका एक नाम है जो कि आप किसको देते हो, किसी भी पर्सन को देते हो, सो इट इज सिनेक्डोक, ओके, अ नेम गिवन टू समवन, फाइन। पन क्या होता है, पन आप जोक क्रैक करते हो या क्रिटिक मारते हो, ताना मारते हो या टॉन्ट करते हो किसी चीज के ऊपर। अब यहाँ पर आंट जेनिफर टाइगर में आपके दो टॉन्ट यूज हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। पन में यहाँ पे बोला गया है कि आंट जेनिफर जब मर जाएंगी तो उनके हाथ उनके बगल में पड़े होंगे, तो आंट जेनिफर के हाथ उनके बगल में पड़े हुए होंगे, सो रहे होंगे बगल में, तो दैट इज अ काइंड ऑफ टॉन्ट, क्रिटिक और अ जोक आल्सो, कि आंट जेनिफर के हाथ उनके बगल में पड़े होंगे, राइट, सो दिस इज अ जोक, ठीक। फिर उसके बाद बोला गया है उनकी जो फिंगर है वो रिंग्ड है, सो यहाँ पे जो रिंग्ड वर्ड है ना, ये भी एक तरह का टॉन्ट है कि आंट जेनिफर बंधन में बंधी हुई है उनकी मैरिटल लाइफ के, सो ये भी एक क्रिटिक मारा गया, एक टॉन्ट मारा गया, एक जोक क्रैक करने की कोशिश करी हुई है कि वो एक शादी के बंधन में ट्रैप हो चुकी हैं।
सो उनका रिंग्ड फिंगर शोज द ट्रैपिंग ऑफ द मैरिटल लाइफ, और उनके जो मरे हुए हाथ हैं जो उनके बगल में पड़े हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थॉट कि उनके मरे हुए हाथ उनके बगल में होंगे, बट और कोई उनके पास नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका पन जो यूज किया गया है वो भी बहुत थोड़ा सा सटायरिकल टोन में यूज किया गया है। दैट इज अमेजिंग। फाइन, क्लियर? बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लो। मैम ये सीयूईटी में यूजफुल है बेटा, फिगर ऑफ स्पीच तो सीयूईटी में आती ही आती है, सो वो तो हेल्प करेगी ही करेगी आपको। डन, आगे बढ़े। चलो लास्ट आपका जो अगली पोएम है दैट इज योर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। उन्होंने बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। प्रोमिनेंट मैं आपको बता देती हूँ, एलिट्रेशन, मेटाफर, एनाफोरा, इमेजरी एक डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो यहाँ पे यूज हुई है। इन्वर्जन मैं आपको बता दूंगी, इन्वर्जन बहुत कम पूछा जाता है, एंटीथेसिस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखो अपने दिमाग का यूज करना। एलिट्रेशन में रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड। अब देखो स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सो एस लेटर का रेपिटेशन देखने के लिए मिल रहा है विच इज द कॉन्सोनेंट, ठीक है, एस लेटर रिपीटेड, तो दिस इज एलिट्रेशन। मेटाफर कहां पर क्रिएट किया गया है? मेटाफर बोला गया है बावर क्वाइट फॉर अस, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है। सो अब बावर क्वाइट ऑफ अस एंड एंडलेस फाउंटेन जो कि हेवन की ब्रिंग से आ रहा है, वो भी आपका थिंग ऑफ ब्यूटी का सिंबल है। और तीसरा आपका यूज किया गया है फ्लावरी बैंड, तो वहां पर भी आपका क्या यूज किया गया है? मेटाफर, जिसको सबको थिंग ऑफ ब्यूटी से कंपेयर किया जा रहा है। सो बावर क्वाइट फॉर अस हो, या फिर फ्लावरी बैंड हो, या फिर तीसरा आपका एंडलेस फाउंटेन हो, तीनों ही में थिंग ऑफ ब्यूटी का कंपैरिजन किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन। फिर सब थिंग ऑफ ब्यूटी से कंपेयर की जा रही है, तो ये मेटाफर हो गए। एनाफोरा में रेपिटेशन ऑफ वर्ड यूज होता है, तो देखिए ऑफ नोबल नेचर्स और ऑफ द अनहेल्दी, सो यहाँ पर ऑफ लेटर का रेपिटेशन हो रहा है, दिस इज एनाफोरा। ठीक, एंटीथेसिस में आपके दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, इन सेंटेंसेस। सो अगर आप इन सेंटेंसेस, फ्रेजेस या वर्ड्स, तो देखो ओल्ड एंड यंग दो अलग अलग वर्ड हैं जो एक कनेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ओल्ड का मतलब बूढ़ा, यंग का मतलब जवान, तो दो ऑपोजिट वर्ड का यूज किया जा रहा है एक फ्रेज में। ये एक फ्रेज है, जब जब कनेक्टिंग वर्ड्स लग जाते हैं ना, कंजंक्शंस लग जाती है, तो फ्रेज बन जाता है। सो ये क्या हो गया आपका? एंटीथेसिस। फाइन, समझ में आ गया। अब हम ये दोनों पढ़ेंगे यहाँ पर, इन्वर्जन क्या होता है और इमेजरी क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना। इमेजरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। इमेजरी में आपको पोएट इमेजिन करवाता है, इमेजिन इमेजरी में करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो चीजें समझना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इमेजरी को वो पर्सोनिफिकेशन से बहुत रिलेट कर लेते हैं, बट दो अलग अलग चीजें। मैं दो सेंटेंसेस लिख रही हूं, मुझे फनी बताना कौन सा लग रहा है आपको। मैंने बोला माय मार्कर, माय मार्कर वॉमिट at me yesterday. My marker's ink was leaking. बहुत प्यारा सेंटेंस है, अगर समझ जाओगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मेरे मार्कर ने कल मेरे ऊपर वॉमिट कर दी, आपके मार्कर ने कल आपके ऊपर वॉमिट कर दी। तो वॉमिट करना किसका काम होता है? ह्यूमन बीइंग का। नॉन लिविंग थिंग तो करती नहीं है वॉमिट। तो अगर नॉन लिविंग थिंग का काम करती है, तो आप क्या बताते हो? इमेजरी बताते हो कि पर्सोनिफिकेशन बताते हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ एवरीबॉडी। आपका जो मार्कर है अगर वो आपके ऊपर वॉमिट कर रहा है, तो ये लिविंग थिंग की एक्टिविटी है कि नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। पर्सोनिफिकेशन है ना, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करिए। बट यहाँ पे देखो, मेरे मार्कर की इंक लीक कर रही थी। पेन की इंक लीक करती है ना, तो यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग की तो एक्टिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन आप सोचोगे मार्कर की इंक लीक कर रही है, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो ना कैसे लीकेज हो रहा होगा? होता है ना, गैस लीक कर रही है, या फिर फ्लावर्स खिल रहे हैं, बारिश हो रही है छम 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 छम, है ना?
समझ में आ रहा है ना? तो ये सब इमेजिनेशन है जो पोएट आपसे करवा रहा है। तो जब कोई नॉन लिविंग थिंग अपनी ही एक्टिविटी को कर रही होगी, लिविंग थिंग अपनी ही एक्टिविटी को कर रही होगी, लेकिन पोएट आपको बता रहा होगा ऐसे हो रहा है, लाइट इतनी तेजी से चमक रही है, तो यहाँ पर वो आपको इमेजिनेशन करवाता है। सो ये चला जाएगा आपका इमेजरी में। समझ में आ गया ना? सो इमेजरी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी में पोएट आपको इमेजिन करवाता है कि कोई चीज क्या कर रही है, ठीक है? जैसे मैं गन्ने का जूस पी रही थी, तो गन्ने का जूस पीना इमेजिन करवा रहा है पोएट आपको, ठीक है? समझ में आ गया ना? बट गन्ने का जूस मुझे बुला रहा था, मेरा दिल ये पुकारे आजा, तो वहां पर वो नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी करेगी। समझ गया ना? चलो, सो इमेजिनरी इमेजरी आपका इमेजिनेशन से बनता है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की ही एक्टिविटी करेगी, और लिविंग थिंग की एक्टिविटी करेगी। तो अगर कोई अपनी ही एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो वो इमेजरी होता है। फाइन, अब आओ इन्वर्जन पे। आप लोगों ने बालवीर देखा होगा ना, डूबा डूबा 1 डूबा डूबा 2, वो ऐसे बोलता है, खुश रहो रानी परी खुश रहो, फिर बोलता है खाता है मैं आम, ये नहीं बोलता है मैं आम खाता हूं, ऐसे नहीं बोल रहा है, खाता हूं मैं आम, ऐसे करके बोल रहा है। तो जब आप स्टेटमेंट को सीधा ना बोल करके घुमा फिरा करके बोलते हो, नॉर्मल स्टेटमेंट को सीधा ना बोल करके घुमा फिरा करके बोलते हो, तो वो होता है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब उल्टा पुल्टा। जैसे मैंने बोला ऑल आर हैप्पी, सब खुश है, मैं स्टेटमेंट को ऐसी नहीं बोल करके ऐसे बोल रही हूँ, हैप्पी आर ऑल, सब खुश है। मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में स्टेटमेंट वाइज मीनिंगफुली करेक्ट नहीं है। तो जहां पर आप भावनाओं को कनेक्ट करके चीजों को समझ रहे हो, है ना, तो वहां पर इन्वर्जन यूज होता है, जहां पे उल्टा पुल्टा बोला जाता है। सो आप यहां पर देखेंगे आपका उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट यूज किया गया है। पहले आप इमेजरी देख लीजिए। यहाँ पर इमेजरी में बताया गया है कि किस तरीके से हम फ्लावरी बैंड को बुन रहे हैं। फ्लावरी बैंड को कैसे बुन रहे हो, यहाँ पे पोएट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कैसे फ्लावर्स के गुच्छे को आप तैयार कर रहे हो, एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर में कनेक्ट कर रहे हो। सो वैसे ही एक थिंग ऑफ ब्यूटी दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी को हम कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे उसका एक बड़ा सा माला तैयार करते हैं, वैसे ही पोएट हमको दिखा रहा है एक एंडलेस फाउंटेन हेवन की ब्रिंक से आ रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं, दिस इज आल्सो इमेजरी। और इन्वर्जन में क्या कह रहा है, नॉर्मल ऑर्डर्स में नहीं दिया गया वर्ड, यहाँ पे दिया गया है आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, वी आर रेथिंग अ फ्लावरी बैंड नहीं बोल रहा है, आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड बोल रहा है। तो इन्वर्जन कर दिया ना उसने, वर्ड्स को उलट पुलट कर दिया ना, और वर्ड्स को उलट पुलट कर दिया तो क्या हो गया, वर्ड्स को उलट पुलट कर दिया तो इमेजरी हो गया। फाइन, सो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो, इज दिस मच पैल्पेबल और नॉट? बताओ, समझ में आ गया बेटू? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अ रोड साइड स्टैंड, अब इसकी फिगर ऑफ स्पीच को भी देख लेते हैं। इसमें बहुत कम फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। एक तो ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुई है, दूसरा पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, तीसरा मेटाफर यूज हुआ है, और चौथा ऑक्सीमोरॉन और इलिट्रेशन यूज हुआ है। तो हम लोगों ने मैक्सिमम तो पढ़ ली, हमारी सिर्फ ट्रांसफर्ड एपिथेट पढ़ी बची हुई है, लेकिन बाकियों को देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। प्लेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे एक रोड साइड स्टैंड जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, वो भीख मांगती हुई दिखाई गई है। अब नॉन लिविंग थिंग अगर भीख कौन मांगता है, इंसान मांगता है ना, लिविंग थिंग। तो अगर एक नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करेगी तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। तो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग की एक्टिविटी करवा रहे हैं पोएट, हो गया पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर देखो, कह रहा है ट्रस्टिंग सोरो। ट्रस्टिंग सोरो, ये ट्रस्टिंग सोरो मतलब ट्रस्ट भी कर रहे हैं और दुख भी है ना। तो ट्रस्टिंग सोरो को यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया हुआ है किससे, लोगों से, गरीब पीपल से, ठीक है ना। ये ट्रस्टिंग सोरो किसको बोल रहे हैं, वो पुअर पीपल को बोल रहे हैं। सो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है पुअर पीपल का विद ट्रस्टिंग सोरो से, ठीक। सो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया, डायरेक्ट कंपैरिजन। ट्रस्टिंग सोरो उन्होंने किसको बोला है, गरीब लोगों को, कि ये भरोसा भी करते हैं और उनको दुख भी होता है कि कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आता। ऑक्सीमोरॉन और अलिट्रेशन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन में आपके दो ऑपोजिट वर्ड्स को आप इस्तेमाल करते हो। मैंने बताया था ना, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। सो ऑक्सीमोरॉन में दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज होंगे, एक पॉजिटिव वर्ड एक नेगेटिव वर्ड, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे वो, है ना। तो देखो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देखो इधर देखो। ग्रीडी मतलब लालची, नेगेटिव वर्ड है,
और गुड डूअर्स मतलब अच्छा काम करने वाले, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो दो ऑपोजिट वर्ड यूज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीमोरॉन। बेनिफिशिएंट फायदा पहुंचाने वाले, बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि शिकारी, जंगल के शिकारी, तो ये पॉजिटिव वर्ड है आपका और ये नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज किया जा रहा है, ऑपोजिट वर्ड, फायदा पहुंचाने वाले शिकारी, तो ये दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे हैं एक साथ, तो क्या हो गया ऑक्सीमोरॉन। एलिट्रेशन कैसे, क्योंकि ग्रीडी को देखोगे गुड को देखोगे तो जी जी से दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ग्रीडी यहाँ पे गुड है, एलिट्रेशन हो गया। कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटिशन इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे में बी लेटर का रिपीटिशन हो रहा है ना, सो दिस इज बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये भी आपका क्या हो गया एलिट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे दोनों ही यूज हो रही हैं, ऑक्सीमोरॉन भी यूज हो रहा है और एलिट्रेशन भी यूज हो रहा है। अब हम आते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट पे, ये बहुत मजेदार है। ट्रांसफर्ड एपिथेट हमेशा याद रखिएगा एक एडजेक्टिव होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है ना। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या कहता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहता है कि देखो मैं एक ऐसा एडजेक्टिव हूं जो अपने पास वाले नाउन को क्वालिफाई नहीं करूंगा, मैं इस नाउन को क्वालिफाई नहीं करूंगा, बल्कि मैं किसी और नाउन के बारे में बात कर रहा हूं जो दिख नहीं रहा होगा। जैसे मैंने कहा अ चेजिंग स्टिक, सुनना अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, मैं दो ही स्टेटमेंट लिख देती हूँ। मैंने कहा मोल्टन चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट पिघल सकती है, यस और नो, तो ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने पास वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, चॉकलेट को क्वालिफाई कर रहा है, डन। बट यहां पर आप देखो चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, और स्टिक क्या है आपका एक नाउन है, तो ये क्या बताओ स्टिक पीछा कर सकती है किसी का, नहीं। इस स्टिक के जरिए पीछा कौन कर रहा होगा, कोई आदमी, राइट। सो यहाँ पर ये जो चेज करने वाला बंदा है ना, उसके बारे में बात हो रही है, ना कि स्टिक के बारे में बात हो रही है। तो ये चेजिंग वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, जो स्टिक को पकड़ करके किसी का पीछा कर रहा है ना। सो ये जो एडजेक्टिव है ना, ये इस नाउन को क्वालिफाई ना करके ये किसी मैन को क्वालिफाई कर रहा है। सो यही होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, व्हेन अ नाउन इज नॉट क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव व्हिच इज रिटन ओवर हियर, और व्हेन एन एडजेक्टिव इज नॉट क्वालिफाइंग द नाउन व्हिच इज नियर वन, है ना, बल्कि वो किसी और नाउन को क्वालिफाई करे, राइट। सो यहाँ पर आपका जो ट्रांसफर्ड एपिथेट है वो यहाँ पे यूज हुआ है किस तरीके से, देखिए पॉलिश्ड ट्रैफिक से। तो पॉलिश का मतलब क्या होता है, जो बहुत रिच, बहुत अमीर लोग हैं उनके लिए पॉलिश्ड वर्ड यूज किया गया है, सो दिस इज एडजेक्टिव। लेकिन क्या अमीर ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब तो होता है बहुत सारे व्हीकल जब एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या अमीर बताना चाह रहे हैं ट्रैफिक को, नहीं, हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि वो जो पीपल है, सिटी पीपल, वो अमीर है, वो पॉलिश कार से आते हैं। और मतलबी भी कौन है, क्या कार मतलबी हो सकती है कभी भी, नहीं, तो ये सेल्फिश वर्ड भी किसके लिए यूज किया गया, सिटी पीपल के लिए, फाइन। सो यहाँ पे आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हो रहा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बता दीजिए, इज दिस मच पैल्पेबल टू एवरीबॉडी और नॉट, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया या नहीं, जल्दी से बताइए, ठीक है। आप मुझे अब तक कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता रहे हैं, दिस इज द एंड, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एक चीज, पोएटिक डिवाइसेस में कुछ भी गड़बड़ मत करिएगा। जाते जाते आप लोग को एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, अगर आप लोग को चाहिए कि आप अपनी जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो उसके सारे नोट्स आप लोग को मिल जाए, सारी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाए, तो मैं आप लोग को एक शानदार सी चीज बताती हूँ, ठीक है। अड्डा 24/7 की आप ऐप पर जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, मेरा खुद का बनाया हुआ, राइट। सो आपने करना क्या है, आप यहाँ पे आओ अंडरग्रेड एग्जाम्स पे, CUET पे जाओ, महापैक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, महापैक में आपको CUET के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, एक बार एनरोल करोगे सारे बैचेस के लिए आप एप्लीकेबल होगे। तो यहाँ पर आप जाना, ये आपका क्लास 12 का बोर्ड का वरदान करके आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, पूरा कंटेंट इसमें आपको शॉर्ट 1 पॉइंटर्स, की पॉइंटर्स, ठीक है, सैंपल पेपर सब कुछ मिल रहा है। सो ये आपको कितने का मिल जाएगा, आप फ्री में मिल जाएगा, 999 का दिखा रहे हैं ना, देखो मैं यहाँ पर एक कोड लगाती हूँ क्लास, लेट अस सी ये वैलिड है कि नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को दूसरा कोड भी बता दूंगी, क्लास 12। जैसे ही आप इसको लगाओगे ना, क्लास 12 जैसे ही अप्लाई करोगे, सो दिस विल कॉस्ट 0, ये देखो 999 का आपका जो डिस्काउंट है ना वो हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये 0 रुपीज में मिल जाएगा। सो क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा वो देख लो, सारे वन शॉट्स जो भी की पॉइंटर्स हैं आपके चैप्टर्स के, आपको वो मिल जाएंगे, ऑल पोएटिक डिवाइसेस के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको यू विल गेट एवरीथिंग, आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे इसमें,
फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप ऐप पर जा करके नहीं ले भी सकते हो। क्लियर है इतना सभी लोगों को? चलो सो अभी मैं एंड कर रही हूँ सेशन को। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इसको मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी सेशन को कनेक्ट कर ले और वॉच कर ले। बाय एवरीवन।